औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास में हम रिज़र्व्स तो यहाँ हेडिंग है, बट असल में हम इस वक्त डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जिस तरह आपको याद होगा, मैं बहुत लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, कोशिश करूंगा समराइज्ड वर्ड्स में बात करूं। आपकी पार्टिसिपेशन अगर ज़्यादा होगी तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि जब मैं क्लास में आया हूं तो आप आते ही कुछ लोग सोने की कोशिश करते हुए पाए गए, या वो कुछ सोने जैसे मतलब हालात में थे कि आप सो जाएं बेचारे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पार्टिसिपेट करें ज़्यादा। कल की क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम जो है वो रिजर्व्स पढ़ेंगे, और आप घर से रिजर्व्स पढ़कर आना। पढ़कर आए हो तो अच्छी बात, नहीं पढ़कर आए तो बस मैं जल्दी से दो चार बातें इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, फिर आपको मौका देता हूँ। जब हमने फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग पढ़ी तो हमने देखा बिजनेस को जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए हमने कोई अलग से चैप्टर नहीं पढ़ा, डायरेक्ट मालिक को मिल गया। फिर हमने जब पार्टनरशिप पढ़ा तो पार्टनरशिप में हमने टॉपिक पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक था बाकायदा। पार्टनर्स को प्रॉफिट देने से पहले सैलरी दी, कमीशन दिया, इंटरेस्ट दिया, मार्कअप दिया, बोनस दिया, और उसके बाद रिमेनिंग बच जाने वाले प्रॉफिट या लॉस को मालिकान में अकॉर्डिंग टू द रेशो गिवन इन द क्वेश्चन और डिसाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड हमने प्रॉफिट और लॉस को बांटना सीखा। कंपनी में कंपनी सारा प्रॉफिट फौरन मालिकान को नहीं देती। ये रिटेन अर्निंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हुए मैं बता चुका हूं, और अब बस जल्दी जल्दी बोलूंगा। आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे, मैं उतना तेज़ी से चल सकूंगा। आप भी बखूबी जानते हैं कि एक ही यूनिट है आज मेरे पास, तो मैंने अपनी बात को मुनासिब लफ्ज़ों में कहते हुए आगे बढ़ना है, ऐसा कि कॉन्सेप्ट भी बने दिमाग में, रट्टा ना लगाना पड़े। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट को बांटते हुए इतनी ड्रामेबाजियां हैं, तो कंपनी को प्रॉफिट बांटते हुए इतना सिंपल नहीं है। इसीलिए हम डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम, यानी हमारा जो चैप्टर है, बुक का चैप्टर की बात कर रहा हूँ, डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम है, और आपके पास ये एसएलओस में अलग से लिखा हुआ है बाकायदा कि आपको ये चीज़ इस तरह से पढ़नी है। तो काम की बात यह है कि कंपनी अपना सारा का सारा प्रॉफिट जैसे ही डिसाइड करती है, तो ज़रा याद दिलाइए शफात भाई, कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस कौन से अकाउंट की मदद से डिसाइड करती है? अच्छा, हफ्सा बताइए, कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस कौन से अकाउंट की मदद से डिसाइड करती है? जल्दी शाबाश। गलत सही से मत डरें, जवाब दें जो भी है दिमाग में। कोई भी बिजनेस, अच्छा चलें कंपनी का वर्ड हटा देता हूं, कोई भी बिजनेस अपना प्रॉफिट और लॉस किस अकाउंट की मदद से डिटरमाइन करता है? ऑनलाइन वाले मुझे लिख के भेज रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आप तमाम लोगों का जो मुझे लिख के जवाब भेज रहे हैं। जी बेटा। जी मुनीबा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के जरिए, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू के जरिए नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉफिट और लॉस कौन से अकाउंट्स को मैच करके पता चलता है। मेरा सवाल यह है कि हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कौन से अकाउंट की मदद से मालूम करते हैं? कौन से अकाउंट की मदद? तो अकाउंट्स नहीं बोल रहा, कौन से अकाउंट। तो एक अकाउंट बनता है टेम्परेरी, जिसका नाम है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी पढ़ा है, जानते हैं। इनकम समरी अकाउंट भी उसका नाम है। उस अकाउंट की मदद से प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करके हम उस प्रॉफिट लॉस को किस अकाउंट में रख देते हैं, याद दिलाओ। हम उस प्रॉफिट या लॉस को किस अकाउंट में रख देते हैं? बता नहीं, वो तो आप बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कर रहे थे। कंपनी अपना प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करके एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की मदद से डिसाइड करके उस प्रॉफिट को कहां रखती है? क्या मैंने बताया नहीं आप सब लोगों को? अच्छा, फ्राइडे की क्लास में आप होंगे नहीं यकीनन। फ्राइडे या सैटरडे, कौन सी क्लास में बताया था? सैटरडे को बताया होगा, सैटरडे को आप थे ही नहीं।
कंपनी अपना सारा प्रॉफिट या लॉस, एक अकाउंट जिसका नाम है, बहुत शुक्रिया बच्चों जिन्होंने मुझे लिख के भेजा, आप लोग यहाँ मौजूद हैं क्लास में, और जो यहाँ मौजूद हैं वो मौजूद नहीं है। भाई हमने रिटेन अर्निंग का अकाउंट पढ़ा है। अब मसला वही है कि आप लॉगिन करके अगर सो रहे थे तो मेरा क्या कसूर है? मैं तो बोल बोल के थक जाता हूँ कि आप जवाब दें। यहाँ पर भी अभी हमारे पास माशाल्लाह 26 स्टूडेंट मौजूद है माशाल्लाह, उसमें से कोई 8-10 रिस्पॉन्सिव हैं और बाकी सब जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं भाई डिस्टर्ब होंगे हम लोग, बेकार है, छोड़ो। हो सकता है वो हैंड फ्री भी ना लगाते हो बेचारे, या फिर स्पीकर वगैरह अगर लगाया हो जिस तरह हम लगाते हैं तो उस पर आवाज़ सुनना भी गवारा ना करते हो, आवाज़ ही बंद कर देते हो। बहरहाल चले, आपकी मर्जी है। रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, अब यहाँ रिजर्व लिखा है और मैं रिटेन अर्निंग की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग में पहले कंपनी अपना सारा प्रॉफिट रखती है, उसके बाद रिजर्व्स वगैरह बनाना शुरू करती है। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि सारे रिजर्व रिटेन अर्निंग से बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। रिजर्व की किस्में हैं और अब मैं वो किस्में आपके सामने बयान करने लगा हूं, लेकिन बहुत आसान लफ्जों में रिजर्व का मतलब क्या है वो आप बड़े समझदार लोग हैं। रिजर्व का मतलब एक ऐसी अमाउंट है जो कि आप उठा के रख लेते हैं किसी मखसूस मकसद के लिए, किसी भी ऐसी बात के लिए, किसी भी ऐसी नागहानी आफत या किसी भी ऐसे मामले के लिए जो कि आपको पहले से पता हो, जिसके बारे में आप सोचते हो, जो आपको लगता हो कि ऐसा हो सकता है। चाहे वो कंपनी में आग लगने का खतरा हो, चाहे वो इन फ्यूचर बिल्डिंग को एक्सटेंशन, बिल्डिंग को बढ़ाना, बिल्डिंग पे 2-3 फ्लोर बनाने का बात हो, या मजीद मशीनें खरीदने से रिलेटेड मामला हो, आपको उसके बारे में आइडिया होता है और आप अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से को रिजर्व के तौर पे रखते जाते हैं ताकि फ्यूचर में आपके पास अमाउंट अवेलेबल हो। और अगर कंपनी को एक्सटेंशन करनी हो, कंपनी को मजीद मशीनें खरीदनी हो, तो मालिकान से ये ना बोलना पड़े कि और पैसे चाहिए, बैंक से कर्जा ले लें, या ये ना कहना पड़े कि आप लोग मजीद शेयर खरीदें कंपनी के क्योंकि कंपनी को पैसों की जरूरत है, बल्कि कंपनी अपना सारा प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट कंपनी को होता है, वो मालिकान में बांटने के बजाय उसे रिटेन अर्निंग में रोकती है और फिर रिटेन अर्निंग से निकाल कर जिस पर्टिकुलर मकसद के लिए वो रखना चाहती है उसे उस नाम से लिख लिया जाता है बुक्स में। और वो मैं इंशाल्लाह भी आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या मकसद हो सकते हैं, किस किस नाम से लिखा जा सकता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया। अब मुझे ये भी यकीन है माशाल्लाह कि 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 लोग क्लास में मौजूद हैं और 17 में से मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अगर हम बोलें तो 7 लोग तो पढ़ के आ गए होंगे शायद। तो ज़रा ईमानदार लोग हाथ खड़े करें, पहला पेज कितने लोगों ने पढ़ लिया? ये बिल्कुल ईमानदार लोग हैं, ये ज़रा बराबर झूठ नहीं बोलते। 1, 2, 3, 4, 4, बस ओके। अभी पढ़ी है, घर से पढ़ कर आए हो? अच्छा, 5 लोग हैं, 7 मेरा अंदाजा आपने गलत साबित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, बहरहाल आपने नहीं मानना था, नहीं माना, अब आप सोएं। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं आपको खुदा न खास्ता सुलाने तो नहीं आया हूँ यहाँ पर। मैं कोशिश करता हूँ जितना इन्वॉल्व कर सकता हूँ आपको करूँ, लेकिन थ्योरी अब मुझे बोलनी पड़ेगी पूरी। सुने फिर आप थ्योरी इत्मीनान से। ये रिजर्व की अब आप खुद डेफिनेशन पढ़ लें, और अगर नहीं पढ़ रहे तो मैं बता चुका हूँ। मैंने कहा रिजर्व किसी भी मखसूस मकसद के लिए रखी जाने वाली अमाउंट है, और ये ज़रूरी नहीं कि रिजर्व हमेशा रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट में से निकाला जाए। रिजर्व निकालने के और भी तरीके हैं। मसलन अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएं अली साहब, जब आप इस चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हकीकत में आप अपने प्रॉफिट को कम कर रहे होते हैं, पैसे कहीं नहीं जा रहे होते। ना पैसे देना किसी को लाजिम होता है, लेकिन आप इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करके हकीकी मायनों में अपने प्रॉफिट को जब कम करते हैं तो आप एक रिजर्व बना रहे होते हैं, अपने पास एक मार्जिन बना रहे होते हैं कि इन फ्यूचर जब आपका ये मशीन, ये फर्नीचर, जब इसकी बुक वैल्यू 0 हो जाएगी, या जब ये आपके लिए यूजलेस होगा, वर्थलेस होगा, तो आप इसे बेचकर नया फर्नीचर खरीदने के लिए मालिक को ये नहीं बोलेंगे कि पैसे चाहिए, बल्कि आपने ऑलरेडी हर मर्तबा उसके प्रॉफिट के कुछ हिस्से को उठा के रखा होगा। और प्रॉफिट को कम करने का मकसद यही है ना, जब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया, थोड़ा दिमाग चलाएं, इतना भी आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है।
और अब दिमाग इस वक्त चलने की पोजीशन में है या नहीं वो आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, मेरी आवाज बार बार स्लो हो जाती है। अच्छा बेटा, एक तो इंटरनेट का इशू है, देख लेता हूँ मैं इसमें। और ये कल से बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, अब सही होगी मेरा ख्याल है आवाज़। बहुत अच्छा कि आप लोगों ने बता दिया। और बेटा अगर कभी ऐसा हुआ करे तो एक बच्चा तरीके से अनम्यूट करके बोल दिया करे, इतना बेयर ना किया करें प्लीज़, क्योंकि अगर मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पता तो चल जाए ना फ़ौरन। इस्माइल भाई आप क्लास में मौजूद हैं, तो जो भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं जो कि कभी कभी हमें हेल्प करते हैं जब भी मैं चाहता हूँ, तो वो प्लीज़ ज़रा अनम्यूट करके बोल दिया करें। आई थिंक अब सबको आवाज़ आ रही है, तो मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरे बच्चों, प्रॉफिट को कम कर देते हैं अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें। तो अगर आप हकीकत में देखें, जरा याद करें डेप्रिसिएशन को। सर आपकी आवाज गायब हो गई। हेलो हेलो, 1 2 3 4, हेलो हेलो। यार ये माइक बार बार डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, मैं माजरत चाहता हूँ, और खुद ब खुद हो रहा है आज, पता नहीं क्या मसला है। माइक को नज़र वज़र लग गई है। जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बता दिया। और इलियान भाई ने बताया था आई थिंक कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। इस्माइल भाई ने, जिसने भी बताया था, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा मैं वापस अपनी बात शुरू करता हूँ। और अल्लाह ने चाहा तो अब शायद हमारा माइक ख़राब ना हो, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। माइक सही कर दिया है, निकाल के दोबारा लगा भी दिया है। प्यारे बच्चों, जब आप अपने प्रॉफिट को कम करते हैं तो हकीकत में ना पैसे आप किसी को दे रहे होते हैं, ना आप किसी से वादा कर रहे होते हैं। वो पैसे इनफैक्ट कंपनी में ही मौजूद होते हैं। किस अकाउंट के अंदर? आवाज नहीं आई। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर। और ऐसा भी नहीं है खुदा ना खास्ता कि कोई बच्चा ये सोचने लग जाए कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का एक डब्बा बना हुआ होता है, एक बॉक्स होता है, उसके ऊपर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखा होता है और उसमें पैसे रख देते हैं ले जाके। नहीं, ये तो एक अकाउंट है। जैसे जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरे जुमले पर, आप बहुत जल्दी पिक कर लेंगे। बैंक में हर बंदे का अकाउंट होता है, तो क्या हर बंदे के नाम से बैंक में डब्बे बने हुए होते हैं और उसमें पैसे रखे हुए होते हैं? नहीं, सारे पैसे एक जगह जमा हुए हैं। बैंक ने अपने पास हिसाब किताब रखने के लिए हर बंदे के नाम का अलग अलग अकाउंट बनाया हुआ है। और वो अकाउंट कंप्यूटराइज भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है, रजिस्टर में टी अकाउंट भी हो सकता है, जिसमें वो लिख रहा है कि अली रजा साहब ने कितने पैसे कब जमा करवाए, कितने पैसे कब निकलवाए। और इस तरह वो आपका हिसाब किताब मेंटेन कर रहा है। अब जब जाके कहते हैं मुझे मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकाल के दो, वो आपको जितना कैश बैंक में मौजूद है उसमें से थोड़े से पैसे आपके निकाल के दे देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बैंक का इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि उसके पास इतनी अमाउंट मौजूद होनी चाहिए कि अगर उसके कस्टमर्स आए तो वो ये ना कहे कि पैसे नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए मौजूद हों, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं बच्चों, जब आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए मौजूद हों और आप जाके बैंक से बोले मुझे अभी 5 करोड़ निकलवाने, तो बैंक कहता है 2 घंटे लगेंगे कम से कम, क्योंकि बैंक इतनी बड़ी अमाउंट हर वक्त रेडी नहीं रखता। सर फिर कहाँ से मंगवाता है? वो अपने हेड ऑफिस से मंगवाता है, वो स्टेट बैंक से मंगवाता है। तो ये एक अलग बैंक की दास्तान अलग हो जाएगी, हमारा टॉपिक अलग हो जाएगा। मैंने आपको नॉलेज की बात बता दी बस, कि इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट बैंक इस तरह से एक वक्त में फौरन, जैसे आप चेक लेके जाते हो ना, मैं आपको 10,000 रुपए का चेक बना के दूं, 50,000 का बना के दूं, लाख का बना के दूं, 2 लाख का बना के दूं, आप बैंक लेके जाओगे, बैंक 2 लाख के चेक पे आपका CNIC वगैरह देखेगा, प्रॉपर वेरीफाई करेगा, आपको 2 लाख रुपए दे देगा।
उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब 5 करोड़ की बात की जाए, 10 करोड़ की बात की जाए, तो बैंक थोड़ा सा टाइम लेता है। जी सर, हो गया? ओके प्यारे बच्चों, तो उस वक्त चला गया था ना, लेकिन जब मैं उसे अपना खर्चा बनाता हूं, तो उस वक्त तो पैसे कहीं भी नहीं जाते, ना मैं किसी को देने का पाबंद होता हूं। और मैं, मजे की बात है, अपने प्रॉफिट को क्या कर लेता हूं, कम। तो अगर वो प्रॉफिट मैं कम ना करता, अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज ना करता, तो मालिक को प्रॉफिट मिलता ज्यादा, लेकिन मालिक को प्रॉफिट मिला कम। तो वो जो प्रॉफिट मिला, एक तरीके से वो पैसे छुप गए, मालिक को नहीं मिले, वो रिजर्व हो गया है, वो भी रिजर्व की एक किस्म है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं लाइन टू लाइन पढ़ नहीं सकता, बड़ी माजरत चाहता हूं, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, वर्ड टू वर्ड नहीं बता सकता, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। टाइप्स ऑफ रिजर्व देख लेते हैं आप क्या क्या है। कैपिटल रिजर्व, अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ चुके हैं, बस मैं सिर्फ आपके सामने यहाँ पेश करूंगा, समझाऊंगा। सबा सिकंदर बेटा क्या कहना चाह रही हो मेरा बच्चा? कोई आंसर कर रही थी आप मेरे सवाल का, यकीनन, है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ूं? ओके मेरे बच्चों, कैपिटल रिजर्व्स आर दोज which are not generally available for distribution as as dividends to the members shareholders of the company। अच्छा, अब डिविडेंड का वर्ड आप थोड़ा बहुत जानते हैं शायद। डिविडेंड क्या है? शेयर होल्डर्स को जो कंपनी क्या देती है, प्रॉफिट। तो कह रहे कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व्स हैं, वो अमाउंट हैं विच आर नॉट जनरली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटल रिजर्व मालिकान में बंटते नहीं हैं, जिस तरह बांटा जाता है मालिकान के दरमियान डिविडेंड, उस तरह कैपिटल रिजर्व नहीं बांटे जाते। सर कैपिटल रिजर्व होते क्या है? अभी पढ़ रहा हूं आपके सामने मजीद। आप चाहते हैं मैं ये ना पढ़ूं तो मैं वैसे आपको बता देता हूं। प्रीमियम ऑन शेयर, याद है बताया था क्या होता है जब 10 रुपए का शेयर कंपनी को बाजाहिर कहने के लिए, समझाने के लिए, डिस्कस करने के लिए कहते हैं, कंपनी को क्या हुआ, फायदा, प्रॉफिट। लेकिन अगर ये फायदा वापस मालिकान में ही बांट दिया जाए तो कैसा पागलपन लगेगा कि जिन्हें 10 रुपए का मालिक बना के 12 रुपए लिए, 2 रुपए उन्हीं को बोला आपका प्रॉफिट है। तो कंपनी ये 2 रुपए मालिकान में बांटती, इस पर हक मालिकान का ही है। ऐसा नहीं है कि ये 2 रुपए मोहल्ले वालों के हैं, 2 रुपए किसी और के हैं। इन केस अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी खत्म होती है, तो शेयर होल्डर्स के हिस्से में उस वक्त 13 रुपए आए, 14 रुपए आए, 15 रुपए आए, 8 रुपए आए, जो आएंगे वो उन्हें मिलेंगे। प्रीमियम का जो पैसा कंपनी में रखा है वो भी उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी लिक्विडेट ना हो तो फिर इस पैसे का क्या करते हैं, इस पैसे से फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अगर हो तो राइट ऑफ किया जाता है। राइट ऑफ का मतलब है लॉस मालिकान में बांटने के बजाय इस अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाता है। कौन से अकाउंट से? जो मैंने आपको बताया कि शेयर प्रीमियम। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, ये मैंने एक मिसाल दी है। इसी तरह और भी कैपिटल रिजर्व्स हो सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, डिस्कस करते हैं भी आपके साथ, ठीक है? दोबारा सवाल करें अपना, और सवाल पे गौर करें। हाँ बिल्कुल, मैंने कब बोला मालिकान को उसका हक नहीं है? मैंने ऐसा बोला? मैंने बोला बिल आखिर तो वो मालिकान का ही है, लेकिन मालिकान को मिलेगा नहीं। तो फिर वो लिया, अगर सोचो, अगर मैं तुम्हें 10 रुपए, तुमसे 12 रुपए लेके तुम्हें 10 रुपए का मालिक बनाऊं और तुम्हें 2 रुपए बाद में तुम्हें ही दे दूं, बोलूं प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, तो तुम कहोगे ये क्या मजाक किया भाई? 12 रुपए लिए, 10 रुपए का मालिक बनाया, 2 रुपए मुझे ही देने थे, तो 12 रुपए लिए क्यों थे? तो वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा तुमसे लिए उस पर हक तुम्हारा ही है, लेकिन कब? जब कंपनी खत्म हो। और अगर कंपनी खत्म ना हो, फ्यूचर में कंपनी को लॉस हो रहे हो, तो कंपनी उस 2 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट जो तुमसे ली है, जो तुम्हारी ही है, उस कंपनी उस अमाउंट को लॉसेस को मिटाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। कैपिटल रिजर्व बेसिकली फ्यूचर के लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मालिकान में बांटने के लिए मौजूद
नहीं होते। लेकिन अगर कंपनी को क्या करना पड़ जाए, खत्म, लिक्विडेट। एक और मिसाल दे देता हूं, चलें क्या याद करेंगे आप, थ्योरी बढ़ रही है ना, मैं नहीं चाह रहा था बोलना। मेरे बच्चों, बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन हुई, जिंदा हो जाइए थोड़ा सा, अमाउंट शामिल कर लेता हूं, यही कर सकता हूं। शफात भाई, बिल्डिंग की, आवाज नहीं आई, आगे उठ के आ जाए शाबाश, यहाँ पे जल्दी से, जल्दी आ जाए शाबाश। भाग क्या है, भाग कितने से, वक्त नहीं है जी। बिल्डिंग की क्या हुई प्यारे बच्चों, रिवैल्यूएशन हुई। जो बिल्डिंग हमने 50 लाख रुपए की बुक्स में लिखी हुई थी, अब वो 50 लाख रुपए की नहीं है, वो इस वक्त 70 लाख रुपए की हो चुकी है। 20 लाख रुपए का क्या हुआ, फायदा। ये फायदा मालिकान में बांटा जा सकता है, अनरियलाइज प्रॉफिट है। और इस ऐसी चीज पे प्रॉफिट है जो कि बेचने के लिए खरीदी, बको ना, क्या बिल्डिंग बेचने के लिए खरीदी है? बिल्डिंग तो बिजनेस में करेंगे इस्तेमाल। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन वालों को? बिल्डिंग खरीदी है क्या करने के लिए, बिजनेस में इस्तेमाल। तो बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से जो गेन हुआ, हम उसे चाहकर भी मालिकान में बांट नहीं सकते। सर फिर क्या करेंगे? हाँ, जब जब कभी बिल्डिंग को वाकई में बेचा जाएगा तो उस वक्त जो फायदा नुकसान होगा फिर उससे एडजस्ट कर लेंगे कि हम ऑलरेडी बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख से 70 लाख रुपए कर चुके हैं, और अब वो 70 लाख के बजाय बिकी 65 लाख में या वो बिकी 80 लाख में, तो फिर मजीद बेचने पर हुआ फायदा। लेकिन फिर उस फायदे और नुकसान को बांटा भी जा सकेगा। लेकिन बिल्डिंग बेची कब जाएगी? जब या तो कंपनी लिक्विडेट होगी या जब कंपनी उस बिल्डिंग को बेच के कोई नई बिल्डिंग खरीदेगी। तो इसका मतलब है ये ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो, अब देखो अगर आप पढ़ो पहला पॉइंट, क्योंकि आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि सर हम घर से पढ़ के नहीं आए, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कैपिटल रिजर्व की किसे में, कैपिटल प्रॉफिट, जिसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट भी है। इसका मतलब है फिक्स एसेट को बेचने पर जो फायदा होता है, हम उस फायदे को भी फौरन मालिकान में बांटते नहीं है। मालिकान में बांटा जाने वाला प्रॉफिट कौन सा है? जो हम बिजनेस की, प्योर जो बिजनेस की नेचर है वो करके जो कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मना है बांटने से, लेकिन आमतौर पर कंपनी इस पैसे को फ्यूचर के लॉसेस वगैरह के लिए, कंटीजेंसीज के लिए रखती है। आगे बढ़ रहा हूं, अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, कैपिटल रिसिट, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, और सो गए, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, और जब 100 वाला डिबेंचर 105 रुपए में देते हो तो कंपनी को होता है, आवाज ही नहीं आ रही, 100 रुपए वाला डिवेंचर 105 रुपए में देते हो, वापस अदा नहीं करते। 100 रुपए वाला डिवेंचर जनरल पब्लिक को देते हो 105 रुपए में, तो कंपनी को 5 रुपए का होता है, और उस फायदे को भी कहते हैं कैपिटल रिसिट, और उसे कहते हैं प्रीमियम ऑन डिवेंचर। ये सारे रिजर्व्स हैं। और कौन से रिजर्व है मेरे बच्चों? ओके, फिर नॉन ट्रेडिंग इनकम ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी का वो प्रॉफिट, ये आता नहीं है आपके पास, थोड़ा सा एडवांस लेवल चीज है, लेकिन आप यूं समझ लें कंपनी का कंपनी बनने से पहले होने वाला जो प्रॉफिट है वो भी कैपिटलाइज कर दिया जाता है। क्या मतलब सर, कंपनी का कंपनी बनने से पहले वाला प्रॉफिट कैसे हो सकता है? मैंने आपको समझाया था कि कुछ लोग प्राइवेट कंपनी के तौर पे कंपनी को ऑपरेट कर रहे थे, तो उस वक्त वो कंपनी थी या वो पार्टनरशिप थी, और जब उन्होंने उसको कंपनी का दर्जा दिया, कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड करवाया, तो उस वक्त तक जो प्रॉफिट हुआ हुआ था उसे उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया। तो वो कैपिटलाइज प्रॉफिट है, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो बेहतर यही है कि हम इसको अपने एसएलओ से बाहर रखें। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अपवर्ड रिवैल्यूएशन, कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिसिट। इसके बारे में बता दिया, ऐसा नहीं है कि आपसे डिस्कस नहीं किया। जी फरमाएं। रिजर्व्स, तमाम तरह के रिजर्व्स शेयर होल्डर इक्विटी है, इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। लेकिन रिजर्व्स की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो बताती है कि कौन सा रिजर्व किस मकसद के लिए। तो ये तमाम कैपिटल रिजर्व मालिकान में बांटने के लिए बनाए नहीं जाते, बल्कि ये या तो खुद बनते हैं या अपने फिक्स एसेट को बेचने की वजह से होने वाले प्रॉफिट की वजह से बन जाते हैं, उसकी रिवैल्यूएशन की वजह से बन जाते हैं, या जब आप शेयर को ज्यादा पैसों में इशू करते हैं, डिबेंचर को ज्यादा पैसों में इशू करते हैं, तो ये बनते हैं। जी लियान भाई प्लीज।
अगर कंपनी को प्रॉफिट हो 20 लाख का एंड इन फ्यूचर लॉस हो 10 लाख का, तो बाकी के 10 लाख तब भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। इलियान भाई जरा अनम्यूट करें और जरा बात करते हैं आपसे थोड़ी सी, ताकि आपकी बात में अच्छे से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। जी सर, थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। सर आपने जैसे कि कहा कि जब एक रीवैल्यूएशन होती है एक बिल्डिंग की, और उसकी जो अगर वैल्यू 50 लाख है और उसके बाद उसकी रीवैल्यूएशन के बाद 70 लाख हो जाती है उसकी वैल्यू, तो ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है ये फ्यूचर लॉसेस के लिए यूज़ होता है। तो अगर सर फ्यूचर लॉस के अगर रीवैल्यूएशन के बाद जो कंपनी की वैल्यू है वो 70 लाख हो गई, तो 20 लाख जो है वो अनरियलाइज प्रॉफिट है ना। जी बिल्कुल। तो सर अगर फ्यूचर लॉस अगर कंपनी को होता है, तो फ्यूचर लॉस जैसे कि 10 लाख हुआ, तो वो 10 लाख रुपीस यूज कर लिए गए, और उसके बाद जो 10 लाख बचे तब भी वो कैपिटल जो होता है और जो जितनी भी ओनर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व में ही पड़ा रह जाएगा। वो जो बाकी 10 लाख है, आपने सबने इलियान की बात सुनी है यकीनन, वो कह रहे हैं अगर कंपनी को फ्यूचर में लॉस होता है, तो वो जो 20 लाख आपने कैपिटल रिजर्व रखा था, आप उस 20 लाख से उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, 20 लाख में से 10 लाख राइट ऑफ कर देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि बाकी 10 लाख क्या आप मालिकान में बांट सकते हैं? वो बाकी 10 लाख इलियान तब तक मालिकान में नहीं बढ़ सकते जब तक कंपनी को लिक्विडेट ना किया जाए। कैपिटल रिजर्व मालिकान में बांटने के लिए होते नहीं है, ठीक है? बस याद रखो, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तब बांटे जाएंगे, अदरवाइज नहीं बांटे जाएंगे। या जी, थैंक यू सर। वेलकम। बाकी के 10 आएंगे नहीं, वो रिटेन्ड अर्निंग में लॉस के तौर पे पड़े रहेंगे। जैसे कंपनी अपना प्रॉफिट किस अकाउंट में रख रही है, मैं आपका सवाल रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप क्या कह रही हैं, मैं सही समझ रहा हूं या नहीं। अंजी अब्दुल करीम कह रही हैं कि सर अगर कंपनी को 20 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन से फायदा हुआ था, वो कैपिटल रिजर्व के तौर पे रखा हुआ है, और बाद में कंपनी को 30 लाख रुपए का नुकसान हो जाए, तो अब कंपनी 20 लाख तो वो नुकसान वहां से कवर कर लेगी, बाकी 10 लाख का क्या होगा? मैंने उनसे सवाल इतना सा किया, उनके सवाल के जवाब में कंपनी अपना प्रॉफिट कहां रखती है, तो कंपनी अपना लॉस भी कहां रखती है? सारा प्रॉफिट सारा लॉस पहले जाता है रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट के अंदर। जब रिटेन अर्निंग पॉजिटिव पॉजिटिव चलता रहे, तो देखने वाला कहता है कंपनी प्रॉफिट में है, रिटेन अर्निंग में पैसे मौजूद हैं। और अगर लॉस होगा तो रिटेन अर्निंग पॉजिटिव के बजाय बस नेगेटिव नजर आएगा। हाँ, अगर आप ये सवाल करें कि चलें जी लॉसेस को तो आप राइट ऑफ कर देते हैं, अगर कंपनी को जी इलियान अभी भी आपको कोई सवाल है अगर तो पूछ लीजिएगा, नहीं आई होप आपको तो क्लियर हो गया। अगर कंपनी को मुस्तकिल लॉस होता रहे, तो फिर कंपनी अपने लॉसेस को जब कैपिटल अकाउंट से भी राइट ऑफ कर लेगी, तो उसके बाद क्या करे? और ज्यादा लॉस हो गया तो बेटा उसके लिए इंटर में नहीं, बैचलर्स में आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, अगर आप अकाउंटिंग के ही फील्ड में आगे बढ़ते हैं, और उसका नाम है कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। यानी जिस तरह से आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इस तरह जब कंपनी को मुस्तकिल लॉसेस होते रहे, तो उसके लिए भी एक टॉपिक पढ़ाया जाता है। वो टॉपिक हम यहाँ नहीं पढ़ रहे। यानी लॉसेस को बांटना भी एक बहुत बड़ा काम है। और कब? ऐसा नहीं कि एक साल का लॉस, नहीं, कंपनी को पहले साल लॉस हुआ, दूसरे साल लॉस हुआ, तीसरे साल लॉस हुआ, चौथे साल लॉस हुआ, कहां जमा हो रहा है सारा लॉस? आवाज नहीं आई, कहां जमा हो रहा है सारा लॉस? रिटेन अर्निंग। बेटा जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, गौर से सुन लो, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है किस अकाउंट में जमा होता है? और कंपनी उस प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग में से निकालकर डिविडेंड की शक्ल में मालिकान में बांटती है। लेकिन जब कंपनी को लॉस होता है ना, तो कंपनी ये नहीं कहती कि सब लोग आ जाएं, 2-2 रुपए जमा करवा के चले जाएं, 10-10 रुपए जमा करवा के चले जाएं, 50-50 रुपए जमा करवा के चले जाएं, 5-5 हजार रुपए जमा करवा के चले जाएं। नहीं, कंपनी प्रॉफिट को तो डिविडेंड की शक्ल में बांटेगी, लेकिन लॉस को कंपनी रखेगी रिटेन अर्निंग अकाउंट के अंदर। कब तक? जब तक कंपनी ऑपरेट कर सकती है। और जिस स्टेज पे कंपनी को लगा कि अब हमारे लिए चलना मुश्किल है, तो वो दो में से कोई एक डिसीजन लेगी। या तो कहेगी हम कंपनी का वजूद खत्म कर रहे हैं, कंपनी को लिक्विडेट कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी इतने सारे लॉसेस के साथ चल नहीं सकती।
या फिर हम कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, आप सबको, आपकी मिल्कियत को करेंगे कम, क्योंकि कंपनी को पिछले 5 साल से हो रहा है लॉस और अब कंपनी के लिए चलना मुश्किल है। तो अगर आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तो कुर्बानी दीजिए, फिर कंपनी को चलाया जाएगा। और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है दूर दूर तक, ये बाकायदा एक पूरा टॉपिक है, चैप्टर है जो पढ़ाया जाता है। आई होप कि आपको जवाब मिल गया थोड़ा बहुत। जी जी, प्रॉफिट मिलने के बाद, क्योंकि प्रॉफिट तो कैश की शक्ल में मिल गया ना आपको। अगर आपको कैश डिविडेंड मिल रहा है, अगर आपको कैश डिविडेंड, कंपनी आपको कैश डिविडेंड दे रही है, तो वो पैसे आप खा जाएं आराम से, या आप उस पैसों से मार्केट से जाके कंपनी के और शेयर खरीद लें। अच्छा, और अगर कंपनी आपको कैश डिविडेंड नहीं दे रही, बल्कि कंपनी कह रही है भाई हमारे पास कैश की थोड़ी शॉर्टेज है, तो हम आपको मजीद शेयर्स का बना रहे हैं मालिक, यानी स्टॉक डिविडेंड, तो फिर आपकी मिल्कियत में होगा इजाफा। सही है, उस मिल्कियत तो होती नहीं है ना उनकी, तुम कहां ले गए भाई? डिबेंचर होल्डर तो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, उनकी मिल्कियत कहां से आ गई मेरे दोस्त? राफे, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, माजरत। आप कह रहे हैं रिटेन अर्निंग जब तक लॉसेस रिकवर हो जाए। आई होप अगर आपने जवाब दिया तो शुक्रिया। सवाल है तो अनम्यूट करके कर लें, क्योंकि देखें इलियान ने इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा था, फिर जब उन्होंने क्वेश्चन किया बाकायदा तो उनकी बात मुझे भी समझ आई, स्टूडेंट्स ने भी सुनी। ओके मेरा बेटा, ओके, जवाब दिया तो शुक्रिया। भाई कैपिटल रिजर्व पे इतना टाइम लगा दिया आपने, फिर आप मुंह ऐसे बना रहे हो तो सोने वाले, मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाऊं आपको? आप घर से पढ़ के खुद आने की कोशिश नहीं करते। रेवेन्यू रिजर्व वो होते हैं जो रिटेन अर्निंग में से निकाल के बनाए जाते हैं। अब मैं सिंपल बात करूं ना, वरना फिर वक्त तो वैसे भी खत्म ही हो रहा है। रेवेन्यू रिजर्व वो होते हैं जो कहां से निकाल के बनाए जाते हैं, रिटेन, यानी रिटेन अर्निंग में रखे हुए प्रॉफिट को कर दिया जाता है कम, और किसी मखसूस मकसद के लिए उसको रख दिया जाता है उसके नाम से। मसलन जैसे कि हम कहते हैं, जनाब यहाँ पे इस वक्त मिसालें नहीं है, मैं बोल देता हूं, यहाँ लिखी भी नहीं है, रिजर्व फॉर फायर, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, अभी लिखा हुआ मिल जाएगा आगे, परेशान ना हो, बुक में ही अभी आपको लिखा हुआ आगे दिखा दूंगा अगर वक्त मिला। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, रिजर्व फॉर जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, हादसात के लिए आपने कुछ पैसे उठा के रख दिए, कहां से निकाल के रखे? कंपनी को जो क्या हुआ है, प्रॉफिट। बच्चों अटेंडेंस मार्क कर दो प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटेंडेंस मार्क कर दें शुक्रिया के साथ। अच्छा, तो आई होप जनरल रिजर्व अभी आप आगे देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। आगे से मुराद आज या कल, अब आप घर जाके देखना चाहें आपकी मर्जी, ना देखें तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। जनरल रिजर्व सबसे आसान है, बस यूं समझ लो। कहां से निकाल के बनाए जाते हैं? रिटेन अर्निंग से, और अगर इसका मकसद खत्म हो जाए तो वापस रिटेन अर्निंग में डाल दिए जाते हैं। और रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ पैसा मालिकान में बांटा नहीं जाता, रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ पैसा मालिकान में बांटा जाता है। तो रिजर्व बनाकर, जनरल रिजर्व्स बनाकर वापस रिटेन अर्निंग में रख सकते हैं और मालिकान में बांट सकते हैं। लेकिन वो जो कैपिटल रिजर्व होते हैं वो रिटेन अर्निंग से बनते ही, वो तो बनते हैं रिवैल्यूएशन से, वो बनते हैं प्रीमियम ऑन इश्यूएंस ऑफ शेयर से, डिबेंचर से, तो उन पैसों को बांटते नहीं है। जनरल रिजर्व बनते ही कहां से हैं? कंपनी के रूटीन वाले प्रॉफिट से, और रूटीन का प्रॉफिट कंपनी का किस अकाउंट में होता है? तो उससे निकाल के बनाए जाते हैं। तो जब इन्हें खत्म किया जाए तो वापस रिटेन अर्निंग में डाल दिया जाता है, और रिटेन अर्निंग में रखा हुआ पैसा मालिकान में बआसानी बांटा जा सकता है एज अ डिविडेंड। सीक्रेट रिजर्व के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। राइटिंग ऑफ एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन का खर्चा जितना हुआ है उससे ज्यादा रिकॉर्ड करें तो एक तरीके से आपने जो है एक सीक्रेट रिजर्व बना दिया। इसी तरह अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, आप इन्वेंट्री की वैल्यू को कम रिकॉर्ड करें। इसी तरह शोइंग अ कंटीजेंट लायबिलिटी एज एन एक्चुअल लायबिलिटी। ये आखिरी वाली बात समझा देता हूं, आप आज घर जाके एसएलओ में जरा चेक भी कर लीजिएगा सीक्रेट रिजर्व आपके पास है या नहीं, लेकिन बहरहाल बुक में मौजूद है तो मैं थोड़ा बहुत तो बताता हूँ, आदत है मेरी। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी एक जुमला कहा इससे रिलेटेड, तो इसके बारे में एक जुमला कह देता हूँ। ये दो आसान है, जरा घर पे जाके इस पर गौर व फिक्र करना, ये दोनों समझ आ जाएंगे। लेकिन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आपको नहीं पता, कंटीजेंट लायबिलिटी में एन साइलेंट है, कंटीजेंट पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जो किसी इवेंट के, किसी चीज के होने की वजह से हम पर वाजिब हो जाएगी। मसलन हमारा कोर्ट में एक केस चल रहा है,
हमने, किसी ने हमें प्रोडक्ट डिलीवर करनी थी, उसने हमें वक्त पे डिलीवर, तो हमने उस पर केस किया कोर्ट में, और अगर वो केस हम हार गए तो हमें उल्टा पैसे देने पड़ेंगे जुर्माने के तौर पर, और अगर हम वो जीत गए तो हमें पैसे मिलेंगे, या यूं कह लें हमें पैसे देने नहीं पड़ेंगे। किसी ने हम पे केस कर दिया, हमने किसी पे केस कर दिया, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो आप यूं समझ लें किसी ने हम पे केस किया हुआ है, और अगर हम वो केस हारे तो हमें पैसे, तो अभी पैसे देना हम पर वाजिब नहीं है, क्योंकि अभी हम केस हारे। ऐसी लाइबिलिटी को कहते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी, साथी तौर पर जो आएगी आपके ऊपर, अभी वो लाइबिलिटी कंफर्म। तो वो कह रहा है आप किसी कंटीजेंट लाइबिलिटी को किस तौर पे दिखाएं, क्या आप कहें वो लाइबिलिटी अभी हुई नहीं है, आप पर वाजिब नहीं हुई, लेकिन आप फिर भी उसे कहें कि वो हम पर वाजिब हो गई। तो ऐसी लाइबिलिटी को भी सीक्रेट रिजर्व कहा जाता है। फंड्स जो है ना वो बहुत डिफरेंट, इंपॉर्टेंट, और इस सब के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल चीज है। आज तो खैर क्लास का टाइम खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह फंड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। हो सके तो अपने पेरेंट्स से, आप अपने जो आपके एल्डर यंगर ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो उनसे डिस्कस करके आए जो जॉब करते हैं, कि प्रोविडेंट फंड, सिर्फ प्रोविडेंट फंड कह रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा, क्या चीज होती है। थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होगी तो मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या पूछ के आए, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, प्राइवेट जॉब भी अगर किसी अच्छी जगह करते हैं, या अपना बिजनेस है, तो यकीनन वो जानते होंगे कि प्रोविडेंट फंड क्या चीज है। आज ये सब बच्चे डिस्कस करेंगे, कल मैं रैंडम आपसे पूछूंगा, ठीक है। बस क्लास का टाइम तो खत्म हो गया, कुछ पूछना चाह रही है? पढ़ लिया बैंकिंग में? बस तो फिर मैं कल पूछूंगा, लेकिन आपने पढ़ा है ना, आपने घर पे अभी तक डिस्कस, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। अगर वो जॉब करते हैं, पेरेंट जॉब नहीं करते, बिजनेस करते हैं, आप किसी ऐसे रिलेटिव से डिस्कस करें जो कि जॉब करते हैं, तो और ऐसी जॉब करते हैं किसी अच्छी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। बाकी मैं भी बताऊंगा इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। हाँ, खत्म करना, मिटाना। अच्छा आखिरी बात, भाई घर जाके ना प्लीज, रिजर्व पढ़ा दिया है, फंड्स पढ़ाया नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूं रिजर्व्स और फंड का जरा डिफरेंशिएशन पढ़ लेना, तो फंड्स के बारे में और समझ आ जाएगा। बाकी कल प्रोविडेंट फंड भी डिस्कस करेंगे और फंड्स को फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। बस आज के लिए इतना काफी। कोई सवाल है तो अब क्लास के बाद आके करना है। हाँ हाँ, ओके बच्चों, मेरी साइड से फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज आप सब लोगों को, अल्लाह हाफिज। कैपिटल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, रेवेन्यू रिजर्व रिटेन अर्निंग से बनता है। रेवेन्यू रिजर्व तो आज पढ़ाया नहीं, जर्नल रिजर्व पढ़ाया, और जर्नल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व की एक किस्म है। जर्नल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व की एक किस्म है, सही है। और ये सारे